नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये मार्च 2024 का करंट अफेयर्स का ये वीडियो है जिसमें मैंने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले अगर आप लोग जनवरी और फरवरी का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। उसको 21,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और पसंद किया है। तो आप लोगों ने अगर जनवरी फरवरी का नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। और ये जो फिलहाल वीडियो है मार्च 2024 का करंट अफेयर्स, ये मैं काफ़ी एक्सप्लेन करके मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। आप लोग पूरे वीडियो को आराम से देखिए और लास्ट में मैं इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं चंपाई सोरेन, विष्णुदेव साई, भजन लाल शर्मा या तो फिर नायाब सिंह सैनी। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि टोटल 100 क्वेश्चंस है इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस है। क्योंकि एक मंथ का अगर आप करंट अफेयर्स निकालेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको निकल जाएंगे, बट उसमें से 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं लाया हूं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और मिनिमम आपके 92 क्वेश्चंस करेक्ट होने ही चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन जब भी स्क्रीन पे आपके सामने आए तो आप लोग वीडियो को पॉज किया कीजिए। मेरे पास तो समय कम होता है, जल्दी खत्म करना होता है, तो आप लोग वीडियो को पॉज किया कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नायाब सिंह सैनी। ये बन गए हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। ये इनकी तस्वीर है। इसके पहले थे मनोहर लाल खट्टर जिनका इस्तीफा हो गया और ये बन गए नए मुख्यमंत्री। आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो अब देखिए, इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो कि होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, टोटल 3 लोगों का ये ग्रुप होता है। तो ये जो बीच में है ये है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि अभी है राजीव कुमार जी। ये थर्ड ऑप्शन देखिए, राजीव कुमार, ये यही है राजीव कुमार। बट यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो ज्ञानेश कुमार ये बिल्कुल बने हैं, सुखबीर सिंह संधू भी बने हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ये हो गया सुखबीर सिंह संधू और ये है ज्ञानेश कुमार। ये दोनों अभी बने हैं नए चुनाव आयुक्त और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार जी जो कि बीच में है। आइए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है? चूंकि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है इसलिए इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने एक साथ में ही रख लिया है। तो अभी चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये है क्या मिशन 414 अभियान? तो एक्चुअली ये है कि इसमें वोट परसेंटेज को इंक्रीज करना है, मतलब कितने लोग वोट दे रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, पिछला जो लोकसभा इलेक्शन था 2019 में, उसमें क्या हुआ कि ये जो 414 पोलिंग बूथ थे, पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पे 60% से भी कम वोटिंग हुई थी। मतलब हिमाचल के ही ये सारे के सारे थे, तो यहाँ पे 60% से भी कम वोटिंग हुई थी। तो वहाँ पे वोटिंग को इंक्रीज करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये चलाया गया मिशन 414 अभियान, ताकि वहाँ के वोटर्स में जागरूकता पैदा करके थोड़ा वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज किया जाए। तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 2024 के लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या है? फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, बेस्ट वे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है भाई वोट देना, है ना। तो इसमें टैग लाइन है क्या? तो ये है चुनाव का पर्व, देश का पर्व। ये टैग लाइन है 2024 के लोकसभा चुनाव का। यहाँ पे तस्वीर मैंने लगा दिया, आप इससे समझ गए होंगे। चौथा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखेंगे पांचवा, बट उसके पहले आप जान लीजिए कि ये 18वां लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव
इसको आम चुनाव भी कहते हैं, मतलब जनरल इलेक्शंस भी इसको कहते हैं। और ये 7 फेजेस में टोटल होगा और 4 जून 2024 को रिजल्ट आएगा 18वें लोकसभा का। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना मतलब विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड या तो फिर उत्तर प्रदेश। तो ये किया गया है झारखंड में। 5वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो स्कीम है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ये इंडिया में इस तरीके का पहला स्कीम है। तो इसमें होगा क्या, इसमें सपोर्ट किया जाएगा विडोज को, मतलब जो विधवा हो चुकी है, जिनके हस्बैंड नहीं है अब, उनको इनकरेज किया जाएगा कि आप लाइफ में एक नई जर्नी में, मतलब एक नए साथी की तलाश में जाइए, मतलब एक नया साथी चुनिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और इसके लिए अगर वो ऐसा करती हैं, वो महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं, तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार की तरफ से। कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा अगर वो दोबारा शादी करने का ऑप्शन चुनती हैं तो। बट इसमें भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, सबको तो नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होंगे उनको नहीं दिया जाएगा, जो पेंशनर हैं उनको भी नहीं दिया जाएगा, या तो फिर जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनको भी ये लाभ नहीं दिया जाएगा। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है चंपाई सोरेन, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये किस राज्य या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये किया गया है दिल्ली में, शुरुआत की गई है इसकी। 6ठा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें है क्या, तो वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आतिशी जी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था, मतलब अनाउंस किया गया था उनके द्वारा, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इसमें होगा क्या, सभी महिलाओं को मंथली पेमेंट दिया जाएगा 1000 रुपये का, जो भी 18 साल की ऊपर की महिलाएं हैं उनको। बट यहाँ भी कुछ अपवाद है, सबको नहीं दिया जाएगा। तो ये किनको नहीं दिया जाएगा वो देख लेते हैं। जिनको ऑलरेडी कोई पेंशन मिल रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा या किसी तरीके की सहायता मिल रही है, तो उनको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। या तो फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनको भी इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर वो महिलाएं टैक्स पे कर रही हैं तो उनको भी लाभ नहीं दिया जाएगा। और लाभ लेने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है कि वो दिल्ली की वोटर होंगी, तभी दिया जाएगा उनको इस स्कीम का लाभ, जो कि बट ऑब्वियस है, ये भाई वोटर ही नहीं रहेंगी वहां की, तो इनको लाभ क्यों दिया जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? राइट टू अबॉर्शन, हम लोग पढ़ते हैं ना, राइट टू इक्वालिटी है ना, राइट टू वोट, यहाँ पे है राइट टू अबॉर्शन, कि भैया गर्भपात के अधिकार, गर्भपात करने का अधिकार, तो इसको संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है फ्रांस। 7वां का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें है क्या कि इस बिल को पास करने के लिए वहाँ पे ज्वाइंट सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, जो कि जैसे हमारे यहाँ ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा दोनों एक साथ आते हैं तो ज्वाइंट सेशन होता है ना, जो कि हमारे इंडिया में बहुत कम हुआ, आज तक शायद 3 ही हुआ है। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक नेशनल असेंबली है और एक सीनेट है। अपर हाउस सीनेट हो गया, लोअर हाउस नेशनल असेंबली हो गया। इन दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया और उसमें इस बिल को पास किया गया। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है गैब्रियल एटल। तो चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया में, हमारे भारत में अगर हमें ज्वाइंट सेशन बुलाना होगा तो किस आर्टिकल के थ्रू हम लोग ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं? मतलब किस आर्टिकल में ज्वाइंट सेशन बुलाने का जिक्र है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसे एक लाइक दूंगा। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नेटो का 32वां सदस्य बना है? तो नेटो में अभी 31 मेंबर थे इसके पहले, अब कोई एक जुड़ा है और टोटल हो गया है 32। तो 32वां देश कौन है आपको ये बताना है। तो वो 32वां देश है स्वीडन। स्वीडन बन गया है नेटो का 32वां मेंबर। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं, अभी जो जुड़ गया स्वीडन, उसके बाद 30 जिसमें यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। 2 नॉर्थ अमेरिकन है, एक यूएसए और एक है कनाडा। ये 2 नॉर्थ अमेरिकन है, बाकी 30 यूरोपियन है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जेंस स्टोल्टनबर्ग। नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो नेटो है क्या? ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है,
मतलब इसमें होता क्या है, जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब अलग अलग जो देश हैं, उनके बीच में आपस में एक डील हो रखा है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी थर्ड पार्टी अटैक करता है तो इसका मतलब है कि उसने हम सभी के ऊपर अटैक किया है और हम सब मिल के उसको जवाब देंगे। तो बेसिकली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बना था और ये बेसिकली उस समय जो यूएसएसआर था, जो कि विघटन हो गया, अब तो रसिया हो गया उसका सबसे मेन पार्ट, बाकी कई देश अलग हो गए, विघटन हो गया। तो यूएसएसआर से लड़ने के लिए ये बनाया गया था इस ग्रुप को, नेटो को, ताकि अगर यूएसएसआर हम पे किसी एक पे अटैक करता है तो हम सब लोग मिलकर यूएसएसआर को जवाब देंगे। आइए आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 की ट्रॉफी किसने जीती? WPL 2024। तो ये जीता गया आरसीबी के द्वारा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 9वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये दूसरा सीजन था WPL का, विमेंस प्रीमियर लीग का। पहला पिछले साल हुआ था, ये दूसरा इस बार हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रही थी वो थी दीप्ति शर्मा, ये यूपी की टीम की हैं। सबसे ज़्यादा रन जो बनाई थी वो बनाई थी एलिस पेरी ने, जो कि आरसीबी टीम से खेल रही थी, और ये 347 रन ये बनाई थी। सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया था श्रेयंका पाटिल के द्वारा, ये भी आरसीबी की ही थी, इनके द्वारा 13 विकेट लिया गया था। तो ये छोटी छोटी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-2024 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, जो कि घरेलू ट्रॉफी होता है इंडिया में। तो ये जीता गया था मुंबई के द्वारा। 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विदर्भ को हराकर मुंबई जीत गई रणजी ट्रॉफी 2023-2024 का खिताब। तो अब ये जो रणजी ट्रॉफी है, ये इस बार जो हुआ था वो 89th सीजन था। अभी हम लोग देखें WPL मात्र दूसरा था, वो अलग ही है, मतलब WPL विमेंस प्रीमियर लीग, और ये जो रणजी ट्रॉफी है तो काफ़ी समय से हो रहा है। तो ये 89th सीजन था रणजी ट्रॉफी का। प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें रहे थे वो थे तनुष कोटियान, जो कि मुंबई टीम से थे। सबसे ज़्यादा रन बनाया गया था रिक्की भुई के द्वारा, जो कि आंध्रा टीम से थे। 902 रन इन्होंने बनाया था। सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया था आर साई किशोर के द्वारा, ये तमिलनाडु टीम से थे, और इन्होंने 53 विकेट लिया था टोटल। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कुछ लोगों में शेयर कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में मीथेन सैट सैटेलाइट ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने, नासा ने, स्पेसएक्स ने, या तो फिर जैक्सा ने? तो ये किया गया लॉन्च स्पेसएक्स के द्वारा, जो कि एलन मस्क इसको चलाते हैं, ये स्पेस एजेंसी को। स्पेसएक्स उन्हीं का है, टेस्ला भी उन्हीं का है। तो यहाँ पे 11वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो मीथेन सैट का काम क्या है? तो ये एक्चुअली ये बताएगा कि कौन सी कंट्री कितना मीथेन एमिट कर रही है, मतलब निकाल रही है अपने देश से, मीथेन जनरेट कर रही है। तो वो क्या करेंगे, उन देशों का नाम भी बताएगा ये सैटेलाइट, और उनको शर्मिंदगी भी महसूस कराएगा कि आपके द्वारा इतना मीथेन को एमिट किया जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। तो अब है क्या, मीथेन सैट क्या करने वाला है? तो ये बताएगा कि किस देश से कितना मीथेन इन्वायरमेंट में एमिट हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और समय के साथ ये जो मीथेन एमिट कर रहा है ये घट रहा है, ये और बढ़ता ही जा रहा है, ये सब कुछ बताएगा। ऊपर एकदम स्पेस में रहेगा ये मीथेन सैट, और वहीं से ये सब कुछ जानकारियाँ देता रहेगा। अब ऐसा है क्यों, मतलब मीथेन में ऐसा क्या बुराई है? तो एक्चुअली मीथेन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का, और पहला कौन सा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए मीथेन भी बहुत जिम्मेदार है। तो जो देश मीथेन एमिट कर रहा है मतलब उसको ये चीज़ रोकना चाहिए, इसके लिए मीथेन सैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन के द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट को जारी किया गया? तो एक रिपोर्ट भी आता है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट आता है, तो इसको जारी किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है IEA के द्वारा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सी कंट्री कितना मतलब मीथेन एमिट कर रही है वो इस रिपोर्ट से पता चलता है। तो इसमें क्या है, 120 मिलियन टन जो मीथेन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज किया गया, जिसमें 80 मिलियन टन जो मीथेन है ये सिर्फ 10 कंट्रीज के द्वारा एमिट किया गया। मतलब सिर्फ 10 कंट्री 80 मिलियन एमिट करती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्वियसली टॉप पे रहा। ऑयल एंड गैस से जो मीथेन एमिट होता है उसमें ये US टॉप पे रहा। लेकिन अगर कोल की बात करें, कोयले के मामले में, तो उसमें चाइना टॉप पे रहा।
कोयले से जो मीथेन इमिट होता है उसमें चाइना टॉप पे रहा। और दूसरे नंबर पे जो था यूएस के बाद वो था रसिया मीथेन एमिट करने में, लेकिन कोयले के मामले में पहले नंबर पे चाइना था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है ओपनहाइमर मूवी को। इस बार इसी का बोलबाला रहा था। 13वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स को। तो इस बार जो हुआ वो 96th एकेडमी अवार्ड्स था, मतलब ऑस्कर अवार्ड्स था। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपनहाइमर मूवी को डायरेक्ट किए थे। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डाविन जॉय रैंडोल्फ जो कि द होल्ड ओवर्स मूवी के लिए इनको मिला है। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत किन धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी? हिंदूज को तो दिया ही जाएगा, सिख्स को भी दिया जाएगा, बुद्धिस्ट को भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों को दिया जाएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध। इसके अलावा जैन को भी दिया जाएगा, पारसी को भी दिया जाएगा और क्रिश्चियन को भी दिया जाएगा। ये आप एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये अभी आने वाले हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन 6 धर्मों को लोगों को, और वो अगर इन 3 देशों से आए होंगे और वो 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले इंडिया आ चुके होंगे तो उनको CAA के थ्रू नागरिकता दी जाएगी। अब CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब नागरिकता संशोधन कानून। तो किस कानून में संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें संशोधन किया गया था और तभी ये कानून बना CAA 2019। तो इसमें क्या है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, जो प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक हैं, वो इन 3 देशों से आए होंगे और इन 6 धर्मों के होंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले इंडिया आ गए होंगे तो। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो CAA है ये नागरिकता देने का कानून है, इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो जो विवाद हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम्स का कहना है कि हमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, मतलब मुस्लिम्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। अगर वो इन 3 देशों से कोई मुस्लिम आया है प्रताड़ित होकर तो उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए इंडिया में। बट भारत सरकार का ये कहना है कि ये तीनों जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, ये ऑब्वियसली मतलब ये इस्लामिक कंट्री हैं, तो यहाँ पे किसी मुस्लिम के साथ भेदभाव धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है। एनीवे, आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसे राज्यसभा जो कि उच्च सदन है इसके लिए मनोनीत किया गया है? हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, सुधा मूर्ति या तो फिर गौतम अडानी? तो यह किया गया है सुधा मूर्ति जी को। इनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। 15वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इनको क्या है, इंटरनेशनल वीमेंस डे था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसी दिन इनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए। हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किया इनको नॉमिनेट। अब क्या है, आर्टिकल 81 क्लॉज ए को अगर आप आर्टिकल 80 क्लॉज 3 के साथ अगर आप पढ़ेंगे, हमारे जो संविधान में लिखा है, तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो राष्ट्रपति होंगी, जो भी होंगी, वो राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती हैं। उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, या तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो लिटरेचर के फील्ड में, या साइंस के फील्ड में, या आर्ट के फील्ड में, या तो फिर सोशल सर्विस के फील्ड में, तो उनको नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा के लिए। आइए देखते हैं अगला 16वां क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सफलतापूर्वक लैंडिंग का परीक्षण किया है? मतलब जो लॉन्च व्हीकल होता है, जो स्पेस में जाता है, सैटेलाइट को छोड़कर वो वापस आ जाए और उसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकें, इसमें ये मतलब इसमें परीक्षण किया जा रहा है। तो वो किसने किया है? तो हाल में जो किया गया वो है इसरो के द्वारा। हालांकि स्पेसएक्स पहले ये कर चुका है। तो 16वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये सफलतापूर्वक इस परीक्षण को किया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम था पुष्पक। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुष्पक क्या है, जो हाल में न्यूज़ में था। तो आप लोग को बताना है कि ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ना। और ये कहाँ से किया गया था? ये कर्नाटका में ये किया गया था, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में, जो कि कर्नाटका के चलाकेरे में है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में जो कि पहला इस तरीके का कोई अवार्ड हुआ है, तो इसमें सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अमन गुप्ता जी को। 17वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके का पहली बार कोई
क्रिएटर्स अवार्ड रखा गया और ये 8 मार्च को हुआ भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो टेक कैटेगरी में मिला है गौरव चौधरी को, टेक्निकल गुरुजी नाम से इनका चैनल है। एजुकेशन कैटेगरी में मिला नमन देशमुख जी को, है ना। डिसरप्टर ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है रणवीर अलाहाबादिया को, है ना। ट्रेवल क्रिएटर का अवार्ड मिला है कामिया जानी जो कि चलाती हैं करली टेल्स नाम से। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मैथिली ठाकुर जी को। बाकी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केई पन्योर किस भारतीय राज्य का 26वां जिला बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला। तो 18वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 मतलब वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है, सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल? तो वो है हमारी दिल्ली, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है। 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? तो ये करता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, ये इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो दुनिया भर की राजधानियों में सबसे जो प्रदूषित राजधानी थी वो हमारी दिल्ली थी, और ये लगातार चौथा बार ऐसा हो रहा है। और यहाँ तक कि जो टॉप 10 पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं उसमें 9 जो है वो हमारे इंडिया से ही हैं। अब इंडिया जो है ये 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, अगर कंट्रीज में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन है, तो पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे हमारा इंडिया आता है। लेकिन राजधानियों में सबसे टॉप पे हमारी दिल्ली है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें मोस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब बेगूसराय जो बिहार का एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का बेगूसराय, ये जो अगर सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो वो है बेगूसराय। आइए देखते हैं आगे हम लोग 20वां क्वेश्चन। हाल ही में रिलीज हुई सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है? मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन है? तो वो है हमारा ही देश है इंडिया। 20वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज़। आप लोगों से इससे आप देखेंगे कि आप लोग कितना जानते हो स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है। अब इंडिया जो है ये वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर पहले भी था, अभी भी है। मतलब सबसे ज़्यादा हथियार इंडिया ही आयात करता है दूसरे देशों से। मतलब है क्या कि अगर ग्लोबल आर्म्स जो सेल होते हैं दुनिया भर में, उसमें 9.8% हिस्सेदारी अकेला इंडिया ही लेता है अपने देश में। अब रसिया जो है इंडिया का जो मेन वेपन सप्लायर है वो अभी भी बना हुआ है। मतलब इंडिया जो भी वेपन इंपोर्ट करता है उसमें 36% अकेले रसिया से आता है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है 33%, तीसरे नंबर पे USA है 13%। आइए देखते हैं अगला 21वां क्वेश्चन। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रूस के राष्ट्रपति एक बार फिर से बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। 21वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहले भी थे, अभी फिर से बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बार ये 5वें टर्म के लिए बन गए हैं रसिया के राष्ट्रपति। एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पे कोई सीरियस कंटेंडर था भी नहीं, इनके डर से वैसे भी कोई नहीं होता है। तो पुतिन जो है ये फॉर्मर KGB एजेंट है। KGB जैसे इंडिया में हमारे कौन से हैं, रॉ है, वैसे ही वहाँ का जो खुफिया एजेंसी है KGB है, उसके ये पहले एजेंट रह चुके हैं। 1999 में ये पहली बार पावर में आए थे। अब उसके बाद अब ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। रसिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो लीडर हैं पहले थे जोसेफ स्टालिन, उनका रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। आइए देखते हैं 22वां। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये शख्स बन गए हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, ये हैं शहबाज शरीफ। ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। 22वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ रह चुके हैं। अप्रैल 2022 से अगस्त 2022, लगभग 1.5 साल तक पहले भी रह चुके हैं ये। और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आइए देखते हैं 23वां क्वेश्चन। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया है पैलेस्टाइन का प्रधानमंत्री। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तामस सुल्योक ये निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये हैं तामस सुल्योक। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति। 24वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इनके जो प्रेडेसेसर थे, मतलब इनके पहले जो थे वो थे कैटलिन नोवक। तो उनके ऊपर मतलब आरोप लगा चाइल्ड अब्यूज़ का, तो इसलिए उनको रिज़ाइन करना पड़ा। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है विक्टर ओबन, और हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। आइए देखते हैं 25वां क्वेश्चन। फेलेटी टियो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं
टुवालू के नए प्रधानमंत्री। 25वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी नए नए जो भी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं उनको मैं सारा एक साथ ही ले आया हूं ताकि आप लोग एक साथ ही इसको देख लें। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई वैश्विक मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HDI में इंडिया का रैंकिंग क्या है? तो HDI में इंडिया का रैंकिंग है 134वां। 26वां का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया का जो स्कोर है वो है 0.644। इंडिया का रैंक है 134। टोटल देश थे 193 जिनको रैंकिंग दिया गया। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 135, इस बार हो गया एक थोड़ा सुधर गया, 134 हो गया। पिछली बार स्कोर था 0.633। स्विट्जरलैंड टॉप पे है, नॉर्वे दूसरे पे है, आइसलैंड तीसरे पे है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। कुछ जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी रिपोर्ट हो, इंडिया का रैंक क्या है, उसको जारी कौन करता है, टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है, अगर इतना भी आप लोग जान लीजिएगा तो आपका काम मोटा मोटी हो जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये पहली बार रिपोर्ट लाया गया था, महबूब उल हक, उनके द्वारा ये रिपोर्ट को डिवाइस किया गया था और ये 1990 में किया गया था। अब HDI में पता क्या चलता है? तो इसमें क्या है, एवरेज अचीवमेंट पता चलता है एक देश का। तीन जो बेसिक डायमेंशन है उस फील्ड में उसका क्या मतलब अचीवमेंट है उस देश का। तो कौन कौन से हैं? अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उस देश में कितना साल आप जी रहे हो और कितना मतलब अच्छे तरीके से जी रहे हो, कितना हेल्दी लाइफ जी रहे हो। एजुकेशन क्या है उस देश का, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ये 3 बेसिक पैमानों पे ये चलता है। लेकिन जो 4 इंडिकेटर देखा जाता है इस रिपोर्ट में, ये देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कोई बच्चा पैदा होते ही 1 साल के अंदर वो बचता है या कितने बच्चे मर जाते हैं, ये देखा जाता है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, कम से कम बच्चे कितने साल स्कूल जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, मतलब एक एवरेज कितने साल जा रहे हैं। और फिर उस देश का GNI क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या है। ये चारों चीज़ें उसमें देखी जाती है इस रिपोर्ट में। अब चाइना जो है वो हमसे आगे है, 75वें पे है। श्रीलंका भी आगे 78वें, भूटान 125वें पे है। ये तीनों देश इंडिया से ऊपर है। हमसे नीचे जो साउथ एशिया में देश हैं, बांग्लादेश 129, नेपाल 146। हालांकि बांग्लादेश नीचे नहीं है बट फिर भी साउथ एशिया में है और इंडिया से थोड़ा ऊपर है। नेपाल 146वें, पाकिस्तान बहुत पीछे 164वें पे है। सबसे जो बॉटम के 3 कंट्रीज हैं, सोमालिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 27वां। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये रिपोर्ट काफ़ी विवादों में रहता है क्योंकि इंडिया को ये बहुत ही लो रैंक करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है आपको ये बतानी है। तो इसमें इंडिया का रैंकिंग है 126। इस बार का जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसका बता रहा हूँ, 126 नंबर पे है इंडिया। 27वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 143 देशों को ये जो रिपोर्ट है वो रैंक करती है, जिसमें इंडिया का स्थान है 126। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जारी कौन करता है। फिनलैंड टॉप पे है, डेनमार्क दूसरे पे और आइसलैंड तीसरे पे है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट 143वें नंबर पे है, मतलब वर्ल्ड्स अनहैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाएगा इसको। इंडिया के जो नेबर हैं उन्होंने इंडिया से अच्छा परफॉर्म किया है। चाइना 60वें पे है, नेपाल 93 पे, पाकिस्तान भी 108वें पे है। इसलिए विवाद पे रहता है ये इस रिपोर्ट को कि पाकिस्तान जहाँ पे भुखमरी चल रही है वो भी 108वें नंबर पे हैप्पीनेस के मामले में। इंडिया 126वें पे क्यों है? इंडिया अक्सर इसका जवाब मांगता है। म्यांमार 118वें पे है, बांग्लादेश भी हमसे ऊपर 129वें पे है, श्रीलंका 128वें पे है। मतलब सबसे पीछे हमारा इंडिया ही है ऑब्वियसली, मतलब सबसे पीछे नहीं बट फिर भी साउथ एशिया में काफ़ी पीछे है। बांग्लादेश हमसे भी पीछे है, श्रीलंका हमसे भी पीछे है क्योंकि हमारी रैंकिंग तो 126 है और इनकी तो 129 128 है, बट फिर भी ये रिपोर्ट विवादों में रहता है। आइए देखते हैं 28वां। हाल ही में जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 106, 107, 108 या तो फिर 109। तो इसमें हमारी रैंकिंग है 108 जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में। तो इसको जारी कौन करता है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को ये जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसमें क्या है, 2022 की रिपोर्ट में इंडिया 108वें नंबर पे है। टोटल 193 देशों को रैंकिंग दी गई और इंडिया का जो स्कोर था वो था 0.437, है ना। इंडिया 122वें नंबर पे था पिछले साल, 191 देशों की रैंकिंग हुई थी। पिछले साल इंडिया का स्कोर था 0.490, तो 2021 की हम लोग बात कर रहे थे। अब इसमें क्या है, इस बार इंडिया अच्छा इंक्रीज किया,
14 रैंकिंग का, क्योंकि पिछली बार 122 था, इस बार 108 पे आ गया, तो 14 रैंकिंग का सुधार हुआ। और हालांकि देखा जाए 2014 से, जब से ये नई सरकार आई थी, मोदी जी की सरकार, तो उस समय जो इंडिया का रैंक था वो 127 था, जो कि आज घटकर 108 हो गया, मतलब सुधार होकर 108 हो गया है। आइए देखते हैं आगे 29वां क्वेश्चन। हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 42। तो ये जारी कौन करता है? द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें यूएस टॉप पे है, दूसरे पे यूके और तीसरे पे फ्रांस है। आइए देखते हैं 30वां क्वेश्चन। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? पहली महिला स्नाइपर, तो ये है वो महिला और इनका नाम है सुमन कुमारी। तीसरा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर की ये पोस्ट पे थी। तो कुछ और जान लेते हैं। बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है वो है नितिन अग्रवाल, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल, ये भी नई बनी है अभी, नीना सिंह जी। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, इसके डायरेक्टर जनरल हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह जी। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं राहुल राज गोत्रा जी। आइए देखते हैं आगे 31वां क्वेश्चन। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग मैप देखकर अगर समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये कौन सा राज्य है। तो ये राज्य है बिहार। 31वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 22 राज्य को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 32वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को हर साल। 32वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। इस साल का जो कैंपेन का थीम था वो था इंस्पायर इंक्लूजन। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, थीम अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं 33वां क्वेश्चन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को हर साल। 33वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पूछा जा रहा है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। शून्य भेदभाव दिवस मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, किसी भी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो 34वां का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। आगे देखते हैं, बट इसके बारे में इस साल का जो थीम था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का, वो था टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। ये इसका थीम था इस बार का। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को तमिलनाडु में स्थापित। तो 35वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग जानते हैं इंडिया का जो मेन जो इसरो का लॉन्च पोर्ट है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्रा में है। अभी तक जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ से लॉन्च किया जाता है इसरो के सारे सैटेलाइट्स, लेकिन ये ओवरबर्डन्ड हो गया, मतलब बहुत भार आ गया इस पर, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट्स हमें लॉन्च करने होते हैं। तो अब इसरो एक नया स्पेस पोर्ट बना रहा है जिसका नाम होगा कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट। तो ये इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट होगा इसरो के बाद, है ना। तो ये कहाँ पे है आपको ये बताना था। तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के किस जिले में है? तो टुथुकोडी डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये किस गांव में है? तो ये है कुलशेखरपट्टिनम गांव में है ना। इसरो के जो चेयरमैन है अभी वो कौन है? एस सोमनाथ, मतलब श्रीधर सोमनाथ। आइए देखते हैं अगला 36वां क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, दूसरा पे एलपीयू था, तीसरे पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी था, चौथे पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। तो ये जो है ये सातों जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे ये हुआ था इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा। कितने मेडल्स थे इसके? 71 मेडल्स थे। 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल थे। एलपीयू दूसरे नंबर पे रहा, इसके टोटल 42 मेडल्स थे, 20 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। 37वां देखते हैं। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। 37वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है? लियोपॉर्ड इसको इंग्लिश में कहा जाता है तेंदुओं को। तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, टोटल 1022 तेंदुओं की बढ़ोतरी हुई, लगभग 8% में 8% से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछली बार ये 12,852 था पिछली बार जब ये रिपोर्ट आया था 2018 में, और इस बार जब आया तो 13,874 है, 1022 की बढ़ोतरी हुई है।
पहले नंबर पे अगर स्टेट के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश है 3907, दूसरे पे महाराष्ट्र 1985, तीसरे पे कर्नाटक 1879 तेंदुआ है यहाँ पे। आइए देखते हैं 38वां क्वेश्चन। निम्न में से किस देश का प्रजनन दर सबसे कम है? फर्टिलिटी रेट सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी कहाँ पे है? तो ये है साउथ कोरिया में। 38वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो साउथ कोरिया मतलब हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है फर्टिलिटी के मामले में, मतलब लोवेस्ट फर्टिलिटी के मामले में। तो पिछले साल जो था वो 0.72 था, मतलब एक कपल मिलकर एक बच्चे भी वहां पे पैदा नहीं कर रहे हैं, आप ये समझिए। तो पिछले बार 0.78 था, इस बार 0.72 हो गया घटकर, मतलब वहां पे स्थिति इतनी भयावह हो गई है। फर्टिलिटी रेट एवरेज जो होता है 2.1 पर वीमेन होता है। अगर आपको मतलब पॉपुलेशन को सेम रखना है तो ये एवरेज नहीं है, मतलब अगर पॉपुलेशन मान लीजिए आपके देश की पॉपुलेशन है 1 लाख, अगर आपको वो पॉपुलेशन 1 लाख के 1 लाख ही रखना है तो माना जाता है जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होता है। मतलब एक कपल मिलकर अगर एवरेज 2.1 बच्चे पैदा करते हैं, 2.1 करना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर 5 कपल मिलकर 11 बच्चे पैदा करते हैं तो आपके देश की आबादी लगभग सेम रहेगी अगर माइग्रेशन नहीं हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे देखिए 0.72 है मात्र, तो आबादी बहुत तेजी से घट रही है उस देश में और बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी एक समय पे। तो साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट है वो है योन सुक योल। आगे देखते हैं 39वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? मतलब डेंगू के वहाँ बहुत ज़्यादा मरीज हो गए हैं, तो वो कौन सा देश है? तो ये देश है पेरू, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। 39वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका कैपिटल है लीमा, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। और ये जो होता है डेंगू, ये एडिस एजिप्टी जो कि एक मच्छर है, नाम है, उस प्रजाति है, उसके काटने से ये होता है। और ये मच्छर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में ये पैदा होते हैं, इसके लिए मतलब अभी यही सीजन में सबसे ज़्यादा ये मच्छर ये पैदा होते हैं। आगे 40वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो पहली जो अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई है वो हुई है कोलकाता शहर में। 40वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो कोलकाता शहर है, यहाँ पहली मेट्रो 1984 में ही चालू हो गई थी। आज भी कई शहरों में मेट्रो नहीं चलती है और यहाँ पे पहली मेट्रो 1984 में ही स्टार्ट हो गई थी। तो अब 2024 में पहला शहर ये बन गया है अंडर वाटर मेट्रो के लिए भी। अब कोलकाता जो है ये कंट्री का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कोलकाता में ही है। हावड़ा कितना डीप है? 33 मीटर बिलो द सरफेस है। अब अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो ये सिर्फ 550 मीटर ही कवर करता है। कहाँ से? ये हुगली नदी में ही है और ये 45 सेकंड में ही 520 मीटर ये कवर कर लेगा। और अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें तो ये ऑपरेशन चालू हुआ था 2002 में दिल्ली में, मतलब समझिए 18 साल, दिल्ली से भी 18 साल पहले कोलकाता में मेट्रो स्टार्ट हो चुकी थी। 41वां देखते हैं। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हो रही है? तो वो शहर है बेंगलुरु। 41वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 42वां देखते हैं। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कहाँ, तो ये अनपरा एक जगह है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ है। और इसकी कैपेसिटी होगी 800 मेगावाट और ये एनटीपीसी के साथ कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया गया है, जिसका कॉस्ट है 8,624 करोड़ रुपए। 43वां देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसका बजट कितना रखा गया है? तो इसका बजट रखा गया है 10,372 करोड़ रुपए। 43वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 44वां देखते हैं। हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो इसमें होगा क्या, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, तो ये इस योजना के थ्रू 4.50 लाख जो इंदिरामा आवास है, मतलब 4.5 लाख इंदिरामा आवास वो बिल्ड करेंगे। टोटल बजट है 22,500 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या है, चीफ मिनिस्टर 3500 इंदिरामा आवास जो हैं वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ये मतलब एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मतलब 3500 इंदिरामा आवास की ये मतलब बनाएंगे इस योजना के थ्रू। एक असेंबली में 3500 इंदिरामा आवास योजना के थ्रू बनाएंगे। 45वां, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं वो शख्स। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवनीत कुमार सहगल जी। पहले थे ए सूर्य प्रकाश, बट अब बन गए हैं नवनीत कुमार सहगल जी। तो ये क्या है, रिप्लेस करेंगे ए सूर्य प्रकाश को। पहले हम लोग बात कर चुके हैं, इनका टेन्योर खत्म हो गया था फरवरी 2020 में, क्योंकि ये 70 साल के हो गए थे।
तो इसमें क्या है, अपर एज लिमिट होता है 70 साल, तो वो ये क्रॉस कर गए थे, इसीलिए ए सूर्य प्रकाश का इस्तीफा हो गया था। प्रसार भारती करती क्या है, तो ये दूरदर्शन को ओवरसी करती है और ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों ही प्रसार भारती के ही कंट्रोल में होता है। आइए देखते हैं 46वां, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रितिका चोपड़ा जी को और ग्रीष्म कुथर जी को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ये मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ऑब्वियसली इन दोनों को दिया गया है, ग्रीष्म कुथर और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। तो ये जर्नलिज्म मतलब कि मीडिया के फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिस्ट लोगों को ही दिया जाता है। तो इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर, जिनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, उनको ही दिया जाता है। 1980 में इस अवार्ड का गठन हुआ था। तो ये चमेली देवी जैन कौन थी, ये एक फ्रीडम फाइटर थी, कम्युनिटी रिफॉर्मर थी ये, और इनको इम्प्रिजन्ड किया गया था, मतलब जेल में रखा गया था। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान ये जेल भी गई थी चमेली देवी जैन, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया, नाम रखा गया उन्हीं के नाम पे। 47वां देखते हैं, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है टीएम कृष्णा जी को। 47वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, मतलब बहुत ही नामी एक कर्नाटिक म्यूजिशियन है टीएम कृष्णा जी, इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनको संगीत कला निधि अवार्ड 2024 के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। हालांकि जो नीना प्रसाद जी हैं उनको नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 दिया जा रहा है, नृत्य कला निधि अवार्ड दिया जा रहा है नीना प्रसाद जी को, याद रखिएगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतीय 2024 ये भारत और किस और देश के बीच में ये किया जा रहा है, तो ये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। ये कौन सा, लमीतीय 2024। 48वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 49वां देखते हैं, एक और समुद्र अभ्यास है समुद्र लक्षण, ये भारत और किस देश के बीच में किया जाता है, समुद्र लक्षण, तो ये किया जाता है भारत और मलेशिया के बीच में। 49वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50वां देखते हैं, अभी हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2024 ये एक सैन्य अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच में हुआ है, अभी हाल में हुआ है, तो ये हुआ है भारत और यूएसए के बीच में। 50वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं 51वां क्वेश्चन, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार ये निम्न में से किस देश को दिया गया है, तो ये अभी हाल ही में दिया गया हमारे भारत को, क्योंकि खसरा और रुबेला को हटाने में हमारे देश बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए दिया गया है। तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा इफर्ट है इंडिया का इन दोनों बीमारियों से लड़ने में। और ये है क्या, मीजल्स और रुबेला इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसका है क्या, ये वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मतलब अगर वैक्सीन लगा देंगे तो आप इससे मतलब बच सकते हैं इन बीमारियों से। तो इसमें इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए अवार्ड दिया गया। 52वां देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, मतलब इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये किस शहर में स्थापित किया गया, तो ये किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। 52वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है, किस राज्य ने किया आपको ये बताना है, तो वो राज्य है केरला। 53वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस। 54वां देखते हैं, हाल ही में रीसा इस नाम का एक आदिवासी पोशाक है जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य का पोशाक है, तो ये है त्रिपुरा का। 54 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 55, अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया, तो ये किस राज्य का संगमरमर है भैया, तो ये है गुजरात का। 55 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुजरात का ये अंबाजी सफेद संगमरमर। 56, माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य का है, तो नाम से आप लोग समझ रहे होंगे ये है असम का। 56 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 57वां, हाल ही में चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है, मतलब इस तरीके से चांदी तारकशी करके बनाया जाता है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये है उड़ीसा से। 57 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित कमेटी, एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष कौन थे, मतलब कमेटी जो गठित हुई उसका नाम भी था एक राष्ट्र एक चुनाव, और इस कमेटी का जो मेन पर्पस है वो यही है कि भैया एक राष्ट्र है, एक ही बार चुनाव हो, बार बार चुनाव ना होता रहे। तो आखिर इसके अध्यक्ष थे कौन,
तो इसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये इसके मेन मेंबर थे, अध्यक्ष थे। बाकी और भी कई मेंबर थे, जिसमें अमित शाह जी भी थे और भी कई लोग थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को पोस्टल बैलेट उपयोग करने को अनुमति दे दिया है? तो 85 साल के ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट यूज करने की अनुमति दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो 59 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के मालिक है। ये बन गया दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हालांकि ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी एलन मस्क हो जाते हैं, कभी जेफ बेजोस हो जाते हैं, ये होता ही रहता है। 61वां देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुनेरी पल्टन। ये हरियाणा स्टीलर्स को हराकर ये 10वें संस्करण के विजेता बन गए हैं, पुनेरी पल्टन। 62वां देखते हैं। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार कौन जीते हैं? तो प्रथम पुरस्कार जीता गया है यतिन भास्कर दुग्गल के द्वारा। 62वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर मकवाना जी, जिनकी तस्वीर है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। किशोर मकवाना ये बने हैं नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के नए चेयरमैन। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। ये स्टैचू किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है वॉरियर मतलब योद्धा थे लचित बोरफुकान, इनका नाम था। 64 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनको ये स्टैचू समर्पित है। तो आखिर ये 125 फीट टॉल स्टैचू आखिर इनके लिए क्यों बनाया गया है? तो एक्चुअली इनको ना नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी महाराज कहा जाता है, मतलब इतने बड़े योद्धा थे। इन्होंने औरंगजेब से डायरेक्ट बैटल लड़ा था और औरंगजेब को मतलब ये पराजित भी किए थे। आइए आगे देखते हैं 65वां क्वेश्चन। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद ये किस देश में बनाई गई है? पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद तो ये बनाई गई है सऊदी अरबिया में। 65 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं। हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवेंद्र झझरिया जी। 66 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इनकी तस्वीर है। आगे देखते हैं 67। CBSE के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? CBSE हिंदी में कहा जाए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये नए बने हैं चेयरमैन राहुल सिंह जी। 67 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 68वां देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2021-2022 के लिए रामनाथ गोयंका अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग पिक्चर देख के समझ गए होंगे, ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, रामनाथ गोयंका अवार्ड। 68वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 69। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल जिसका नाम है सेला टनल, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सेला टनल किस राज्य में बनाया गया है आपको ये बताना है। तो ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। 69 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टनल देख ही चुके हैं, जिसकी देखिए एक टनल का एक एंट्री यहाँ है, ये एक यहाँ है, तो इसीलिए कहा गया डबल लेन टनल है ना 69 का। तो ये अल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे है? 13,000 फीट की ऊंचाई पे है ये, और इसको बनाया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका बजट है 825 करोड़। टनल 1 जो है ये 1003 मीटर लंबा है। टनल 2 जो है ये 1595 मीटर ट्विन ट्यूब टनल है ये। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पांडवुला गुट्टा इसको विशिष्ट भू विरासत स्थल घोषित किया गया, मतलब स्पेशल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो ये किस राज्य में, मतलब इस पे अलग अलग आकृतियां बनी हुई है और बहुत पुरानी है। तो आपको बताना ये है किस राज्य में पांडवुला गुट्टा? तो ये है तेलंगाना में। 70 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं। डेफ कनेक्ट 2024 इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजधानी नई दिल्ली में। 71 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने किस योजना को लॉन्च किया? तो उन्होंने अदिति योजना को लॉन्च किया इस डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान। तो अदिति का हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। ठीक है, अब इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद था प्रमोट करना इनोवेशन को किस फील्ड में?
क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में, मतलब कि एक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस मतलब अलग अलग जो नए उपकरण बनाने हैं उसमें इनोवेशन को प्रमोट करना है, इसीलिए इस योजना को लॉन्च किया गया, अदिति योजना को। 73 देखते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो होने वाला 2027 में है, लेकिन अभी से अनाउंस कर दिया जाता है कि कहाँ होने वाला है, तो ये शहर है बीजिंग, चाइना का। 73 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यही होने वाला है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027। 74 देखते हैं, चापचर कूट त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। 74 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 75 देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है मणिपुर राज्य में, नॉर्थ ईस्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल मणिपुर में आयोजित किया गया। 76 देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस लिए है? चक्षु पोर्टल, तो ये पोर्टल है सस्पेक्टेड अगर फ्रॉड कोई कॉल आता है या कोई मैसेज आता है तो आप लोग इस पोर्टल पे जाके ऑफिशियल कंप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी फ्रॉड कॉल आए या लॉटरी का ऑफर के मैसेजेस आए आपको, या कोई जॉब ऑफर देकर फ्रॉड कर रहा हो, या आपके फ़ोन नंबर लीक किए जा रहे हो किसी बिजनेसेस के द्वारा, तो आप लोग इस चक्षु पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं। 77वां देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचराब आश्रम का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में है कोचराब आश्रम। 77वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साबरमती गुजरात में इन्होंने ये किया। 78वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? ये भी एक इम्पोर्टेंट योजना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया शुरुआत छत्तीसगढ़ में। इसके अंतर्गत क्या है डिटेल में देखते हैं। मंथली इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया जाएगा 1,000 रुपये का, मतलब 1,000 रुपये मंथली दिया जाएगा, मतलब सालाना हो जाएगा 12,000 रुपये। और ये महिलाओं को दिया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर। तो सिर्फ ये मैरिड महिलाओं को ही दिया जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ की हैं। तो इसमें क्या है, एनुअल इनकम जो है, सालाना इनकम जिनका 2.5 लाख से कम होगा वो उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, उसी फैमिली को दिया जाएगा। और इसमें जो विमेन अप्लाई करेंगे उनका जो एज 23 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। और जो विधवाएं हैं, जो ऑर्फेंस हैं, या तो फिर अबेंडन्ड विमेन है, मतलब जिनको पति छोड़ दिए हैं, वो लोग भी इस योजना के थ्रू लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं 79, निम्न में से किस देश में अमूल ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की शुरुआत की है? तो अमूल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो है वो यूएसए से स्टार्ट किया है। तो 79 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 80वां देखते हैं, 80 क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है? तो एशिया का वो शहर है मुंबई। मुंबई को अब कहा जा रहा है बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मुंबई ने ओवरटेक कर लिया है बीजिंग को, मतलब बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है एशियन कैपिटल मतलब के इस टाइटल्स में। इसमें है क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर सब बन गए हैं मुंबई के लोग, सबसे ज़्यादा, मतलब मुंबई में जो बिलियनियर है वो एशिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर मुंबई में है। तो अब न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क अमेरिका का, वो लीड कर रहा है इसको, ग्लोबल रिच लिस्ट को। न्यूयॉर्क में 119 बिलियनियर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे लंदन है, लेकिन जो उसके बाद अगर एशिया में देखा जाए तो मुंबई हो गया टॉप पे, क्योंकि मुंबई के पास टोटल अभी 92 बिलियनियर्स है मुंबई में, 92, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री अभी बने हैं साइमन हैरिस। पहले थे लियो वैराडकर, जिनके इस्तीफे के बाद अब बन गए हैं साइमन हैरिस, बन गए हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। 82वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फार्म नाम से एक पहल लॉन्च हुई है, निम्न में से कौन सा देश इस समूह का हिस्सा नहीं है? आपको ये बताना है। तो इंडिया है, लाओ पीडीआर जिसको लाओस भी कहते हैं वो भी है, वियतनाम भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो इसके थ्रू आखिर होगा क्या, ये देख लेते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, इंडिया, केन्या, लाओ पीडीआर, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम। ये 7 देश हैं इस फार्म जो समूह है उसके मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या होगा, इस सेक्टर को डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, मतलब जो ये हार्मफुल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं हम लोग
खेती में उसको कम किया जाएगा। इसके लिए एक अच्छा बजट भी रखा गया है। तो इसमें फूड प्रोडक्शन सिस्टम है उसको चेंज किया जाएगा। इसमें हार्मफुल जो भी पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है उसको ना या तो फिर कम किया जाएगा। 83वां देखते हैं, निम्नलिखित में से एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है माइकल टैलाग्रांड को। इनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। इनको मिला है एबेल पुरस्कार 2024 जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। 84 देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पीयूष आनंद जी। 84वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, दलजीत सिंह चौधरी जी बने हैं DG सशस्त्र सीमा बल के, अनिश दयाल सिंह बने CRPF के, नीना सिंह जी बनी है CISF के, राहुल रासगोत्रा जी हैं ITBP के, अब पीयूष आनंद बन गए हैं NDRF के। तो ये सारी आप लोग ध्यान रखिएगा सारी जानकारियाँ। 85वां क्वेश्चन, हाल ही में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे? तो ये है सोनम वांगचुक जी। तो ये एक्चुअली लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर अड़े थे और भी बहुत सारी इनकी डिमांड थी जो कि सरकार ने आखिर नहीं सुनी, तो इनको फाइनली 21वें दिन अपना फास्ट तोड़ना पड़ा। तो 85वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 86, फरवरी 2024 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो ICC हर मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है उस मंथ में जिस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो फरवरी के लिए मिला यशस्वी जायसवाल को, फरवरी 2024 के लिए। तो 86 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, संतोष ट्रॉफी 2024 ये किसने जीता है? तो ये जीता है सर्विसेज की टीम ने गोवा FT को हराकर। तो 87 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें गोवा को 0-1 से हरा दिया गया है सर्विसेज टीम के द्वारा और ये फुटबॉल का मैच था। तो ये 77वां नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप था। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस फील्ड में दिया जाता है? तो फुटबॉल के फील्ड में दिया जाता है। तो एक ही गोल हुआ और वो 67वें मिनट में हुआ और ये किया गया शफील के द्वारा। हालांकि दोनों साइड से कोई गोल हो नहीं रहा था, लेकिन 67वें मिनट में शफील ने एक गोल मार दिया और फिर ये जीत गए। 88वां देखते हैं, हाल ही में क्रिस्टीना पुस्कोवा ये 71st मतलब 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता बनी है। ये किस देश से हैं क्रिस्टीना पुस्कोवा? तो ये हैं चेक रिपब्लिक से। 88 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, हाल ही में एक नए ज्वालामुखी मतलब एक नया जो है वोल्केनो मतलब मिला है, उसका खोज किया गया है जिसका नाम है नॉक्टिक मॉन्स। तो ये हमारे सौर मंडल के किस ग्रह पे ये खोजा गया है? तो ये खोजा गया है मार्स पे, जिसको मंगल ग्रह भी कहते हैं। 89 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो ये किया गया है शीतल देवी को। 90 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 91 देखते हैं, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इनको नियुक्त किया गया है, ये है मौसमी चक्रवर्ती जी। 91 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 92 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया जाता है 22 मार्च को हर साल। तो 92 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो थीम है इस बार का वो है वाटर फॉर पीस। 93 हाल ही में AISF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन मतलब अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नितिन नारंग जी। 93 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं, हाल ही में नवरोज का त्यौहार मनाया गया। यह किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है नवरोज का? तो ये पारसी लोगों का नया साल कहा जाता है नवरोज। 94 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 95 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये भूटान देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। 95 का सी हो जाएगा। 96 देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है? तो पहले पे चाइना था, दूसरा इंडिया बन गया। 96 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 97 हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये इसका आंसर उड़ीसा है। 97 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 98 गोरसम कोरा उत्सव
ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 98 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है? 97वां सदस्य कौन बना है ISA का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो ये देश है पनामा देश। 99 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 100 और आज ये 100वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य ने भारत की पहली AI जनरेटिव टीचर जिसका नाम है आइरिस, इसको लॉन्च किया है? तो ये पहला राज्य है केरला, जहाँ पे ये AI जनरेटिव टीचर को पहली बार लॉन्च किया गया, आइरिस। 100वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।